इसके पहले कि हम राइस एक्सपोर्ट्स में एकदम डीप डाइव करें, इनिशियली न्यू कमर्स को या बिगनर्स को ये क्वेश्चन हो सकता है कि राइस तो एक कमोडिटी है विद अ जी, लो मार्जिन, ठीक है? जी। तो इसमें पैसा बन सकता है कि नहीं बन सकता? देखिए हम करंटली 93 प्लस कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो मेजर एक्सपोर्ट्स है वो जो मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में बासमती राइस के लिए वही हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान है, इराक है, दुबई है। तो फिर भी परसेंटेज की अगर हम बात करें तो कितना मार्जिन होगा एंड वेदर इट इज़ अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस, आपके हिसाब से क्या क्या लगता देखिए है? इट इज़ डेफिनेटली अ लुक्रेटिव बिजनेस और मुझे लगता है कि आप अगर सही सिस्टम से सही स्केल से इस बिज़नेस को चला रहे हैं तो आप इजीली इस पे 6-7% का मार्जिन पकड़ के चल सकते हैं। देखिए यूरोपियन यूनियन के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में आप नॉर्मल ट्रेड किया हुआ राइस अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो यू नेवर नो कि आज लैब का रिज़ल्ट पास दिखा रहा है, वहाँ पहुँच के लैब का रिज़ल्ट फेल भी हो सकता है, क्योंकि आपने जो फार्मिंग है या उसकी मिलिंग है खुद से नहीं की, उस पे कंट्रोल नहीं है आपका। उस पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो वो चांसेस ऐसे होते हैं। हमने मार्केट में काफ़ी बार ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं कि लोगों का कार्गो जो है रिजेक्ट हो जाता है पोर्ट पे जाके। तो सर आज अगर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े तो आप आपका फर्स्ट बायर कैसे ढूंढेंगे? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा आपका? देखिए मेरे को लगता है कि अगर आप आज की डेट में अगर आपको इंटरनेशनल बायर ढूंढना है तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ग्लोबली जो एग्जीबिशन हो रही हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। पहले आजकल इंडिया में भी काफ़ी सारी एग्जीबिशन हो रही हैं जहाँ पे ग्लोबल बायर्स आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको उसमें पार्टिसिपेशन के लिए सब्सिडी भी देती है, आपको इंकरेज भी करती है। तो मेरे को लगता है कि अगर आप 2-3 एग्जीबिशन ऐसी अटेंड कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं। आप कॉन्टैक्ट पे काम कीजिए, उनसे फॉलोअप कीजिए, तो वो पॉजिटिव लीड्स में कन्वर्ट भी हो। देखिए फेलियर की आपने बात की, तो फेलियर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं फेलियर को सक्सेस का ऑपोजिट नहीं मानता हूँ। मैं लाइफ में, बिजनेस में काफ़ी बार फेल हुआ, कैजुअली फेल नहीं हुआ कभी भी। इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फेलियर से क्या सीखते हो। Hello friends, this is Keval Shah here and welcome to the new episode of Global Trade Talks by Afflio. India is the biggest exporter of rice in the world, contributing 40% of the global trade. 2025 में इंडिया ने 21.5 metric tons of rice export किया था, registering a growth of 20%. एंड 2026 में ये टारगेट है कि 30 मिलियन टन्स ऑफ राइस एक्सपोर्ट करने हैं। सो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस हट रहे हैं एंड 2026 फॉर दिस रीज़न इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर फॉर राइस एक्सपोर्ट। सो इसलिए हमने सोचा व्हाई नॉट डू अ पॉडकास्ट विद द बिगेस्ट राइस एक्सपोर्टिंग कंपनी इन इंडिया having an annual sales of 5,000 plus crores only in rice, so that जो नए बिगनर्स हैं उनको कुछ इसमें से सीखने को मिले। सो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं खुशराज सिंह आनंद सर। ही इज़ द AVP ऑफ सपलटेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बेस्ड इन अमृतसर पंजाब। खुशराज सर के लीडरशिप के अंडर सपलटेक इज़ आज के तारीख में एक्सपोर्ट कर रही है टू 90 प्लस कंट्रीज़ ऑफ बासमती या नॉन बासमती राइस। सो आई होप कि इस पॉडकास्ट से और खुशराज सर की जर्नी से बिगिनर्स को काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा, सो दैट हम 2026 में जो टारगेट है 30 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ राइस एक्सपोर्ट का वो अचीव कर सके। एंड पॉडकास्ट के एंड में एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है खुशराज सर की तरफ से, सो प्लीज़ वॉच द पॉडकास्ट टिल द एंड। सो लेट्स बिगिन इट। वेलकम खुशराज सर टू आवर पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर कमिंग सर। थैंक यू केवल जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने मुझे इस पॉडकास्ट पे इनवाइट किया, और आपका ये पॉडकास्ट देख रहे सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो हमें सुन रहे हैं और इस टॉपिक जो इंडिया की इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग है उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो आई होप कि आज का जो हमारा कन्वर्सेशन है उससे काफ़ी सारे न्यू कमर्स जो हैं इस इंडस्ट्री में, वो इस इंडस्ट्री के बारे में और जानेंगे और इंडिया की इकोनॉमी के लिए और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। करेक्ट सर, आई ऑल्सो होप द सेम। एंड सर तो शुरुआत करते हैं कि आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई सर? राइस एक्सपोर्ट में आप कैसे आए और कुछ इनिशियल स्टेप्स के बारे में बता सके तो। देखिए मैंने MBA किया है, तो आई वॉज़ अ एस्पायरिंग MBA स्टूडेंट। तो जब मैं MBA कर रहा था तो मैं एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था जहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकलिटी में चेंज कर सकें।
तो मुझे इस कंपनी के बारे में पता चला और मैंने सोचा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है ग्राउंड लेवल से एक्सपोर्ट की दुनिया को समझने के लिए। तो मैं राइस इंडस्ट्री में आया और ग्राउंड लेवल पे काम किया, स्क्रैच से शुरू किया और आज इस पोजीशन पे हूँ कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया और लोग हमें सुन रहे हैं। और जब मैंने इस इंडस्ट्री में पैर रखा तो इनिशियल डेज में जो मेरा गोल था वो गोल ग्रोथ से ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डिंग का था कि कैसे एक्सपोर्ट की दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रस्ट। आपको आपके साथ बिज़नेस करने वाले जो लोग हैं वो आपके ट्रस्ट के ऊपर ही बिज़नेस करते हैं क्योंकि वो आपको पर्सनली नहीं जानते। और मैं ग्राउंड लेवल से जो सप्लाई चेन में डिफ़िकल्टीज़ हैं या छोटी से छोटी जो प्रॉब्लम आती है एक्सपोर्ट की दुनिया में उसको समझना चाहता था। हर चीज़ को डिटेल में खुद से करना चाहता था ताकि जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे कंपनी में उसका सोल्यूशन किया जाए। तो करेक्ट सर। सो कंपनी की शुरुआत कभी हुई थी, किन्होंने की, एंड एक्सपोर्ट कब से स्टार्ट हुआ था सर? देखिए, जो कंपनी के फर्स्ट प्रमोटर्स हैं श्री कंवलजीत सिंह अरोड़ा और श्री रमनीक सिंह जी, ये राइस के बिज़नेस में पिछले 4 डेकेड से हैं। बट जो इनिशियल कंपनी स्टार्ट हुई वो कंपनी स्टार्ट हुई 2007 में बाय नेम ऑफ KS एग्रो एक्सपोर्ट्स। तो उस टाइम में जो कंपनी का मेन कोर बिज़नेस था वो कोर बिज़नेस था ट्रेडिंग का। हम लोग एज अ बायर रिप्रेजेंटेटिव इंडियन मार्केट में काम कर रहे थे और एक्सपोर्ट। फिर 2007 के बाद हम लोगों ने एक्सपोर्ट अपने नाम से शुरू किया, छोटी क्वांटिटी से शुरू किया, खुद एक्सपोर्टर बने। और 2012 में जो हमारी कंपनी पेरेंट कंपनी सफलटेक इंडस्ट्रीज थी, हमें पहला अवार्ड मिला पीडा से एज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस फ्रॉम इंडिया। तो जो जर्नी थी वो काफ़ी फास्ट हुई, हमारी लाइफ जो है काफ़ी तेज़ी से बदली। और 2013 में हमने मैन्युफैक्चरिंग में आने के लिए सोचा और तब हमारी जो करंट कंपनी है सफलटेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, इसने जन्म लिया। तो 2015 से लेकर 2025 तक सफलटेक इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस फ्रॉम इंडिया, अवॉर्डेड बाय अपीडा एंड FIO बोथ। करेक्ट सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। सो राइस एक्सपोर्ट की एक्सपोर्ट सब इनिशियली कभी आपने स्टार्ट किए थे, और इनिशियल ऑर्डर्स मिलने में क्या डिफ़िकल्टीज फेस हुई, और कैसे एक्सपोर्ट की जर्नी शुरुआत हुई आपकी? देखिए, एक्सपोर्ट बिजनेस जो है जब तक आप उसे समझते नहीं हैं, उसकी गहराइयों तक नहीं जाते हैं, तब तक आपके लिए इम्पॉसिबल है। तो एक्सपोर्ट में सबसे पहले ज़रूरी स्टेप क्या है कि आप कंप्लायंस समझें। आप जिस कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आपको उस कंट्री के कंप्लायंसेस के बारे में पता होना चाहिए। आपको डॉक्यूमेंटेशन सीखना ज़रूरी है। आप डॉक्यूमेंटेशन सीखें, उसके प्रोसेस को समझें, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इनिशियल डेज़ में सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि अब बिज़नेस तो स्टार्ट कर लिया, एक्सपोर्ट किसको करें। तो सही बायर ढूंढना, फिर ये जानना कि आपके लिए सही बायर कौन है। तो इनिशियल स्टेज में डिफ़िकल्टी ये आई कि किस रास्ते से एक्सपोर्ट की दुनिया में जाया जाए, बायर ढूंढा जाए। मेजर कंसर्न ये था। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक पहले गूगल से सर्च करके बायर का एड्रेस किस कंट्री में कौन मंगवा रहा है, तो एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। फिर डाटा पोर्टल्स पे काम शुरू किया, फिर जो पोर्ट से इन्फॉर्मेशन मिलती है पोर्ट पोर्टल से काम करना शुरू किया। फिर रियलाइज़ किया कि यार आप किसी को कॉल कर रहे हो, जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए आपको फ़ोन आता है तो कोई आप में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसे रिजेक्शंस, ऐसे चैलेंजेस भी काफ़ी सारे फेस किए। फिर हम लोगों ने एग्जीबिशन स्टार्ट की। जब हमने एग्जीबिशन स्टार्ट की तो काफ़ी सारी इंक्वायरीज जो हैं कंपनी में फ़्लो होने शुरू हुई अलग अलग कंट्रीज से, जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो जब वो इंक्वायरीज आ रही थी फिर हमने समझा कि किस कंट्री में किस तरह की रिक्वायरमेंट है, लोगों से बातचीत करके उस कंट्री के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर किया। और अच्छे फॉलोअप से धीरे धीरे सबके साथ रिलेशन बनने शुरू हुए और एक्सपोर्ट अलग अलग कंट्रीज़ में फैलना शुरू हुआ। करेक्ट सर। सो इसके पहले कि हम राइस एक्सपोर्ट्स में एकदम डीप डाइव करें, इनिशियली न्यू कमर्स को या बिगनर्स को ये क्वेश्चन हो सकता है कि राइस तो एक कमोडिटी है विथ अ लो मार्जिन, ठीक है, तो इसमें पैसा बन सकता है कि नहीं बन सकता, कि फिर ये सिर्फ वॉल्यूम का खेल है। तो क्वेश्चन ये है कि सर प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें राइस एक्सपोर्ट में तो कितना मिल जाता होगा पर कंटेनर, और कैसे कैलकुलेशन होता है? देखिए, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं रिवील करना चाहूँगा पॉडकास्ट पे क्योंकि एक ट्रेड सीक्रेट है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल एक ट्रेड जो आप डोमेस्टिक मार्केट में करते हैं
और जो एक्सपोर्ट में करते हैं उसमें आपके अर्निंग के जो एवेन्यूज़ हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। जैसे आप नॉर्मल ट्रेड करते हैं तो इट इज़ नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग, बट जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें एवेन्यूज़ थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि सारा ट्रेड फॉरेन करेंसी में होता है, डॉलर पे बेस्ड है। आपने आज बेचा तो फॉर एग्जांपल डॉलर का प्राइस 89 है, जब आपको पैसा आएगा कस्टमर से हो सकता है डॉलर का प्राइस 90 है। तो एक एडिशनल मार्जिन है जो डोमेस्टिक में नहीं होता। सेकेंडली क्या है कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप बहुत सारी ट्रेडिंग भी करते हैं। आप ऑर्डर मिलने से पहले मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझ के कुछ एडवांस बाइंग भी करते हैं और लेटर ऑन उसको अच्छे प्रॉफिट पे सेल करते हैं। इसके अलावा आप जो एक्सपोर्ट में बाकी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं राइस की वैल्यू में, वो है जैसे उसकी पैकिंग कॉस्ट, पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट, तो उस पर भी छोटे छोटे बेनिफिट जो हैं ऐड होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिला के एक्सपोर्ट में जो एवेन्यूज़ हैं प्रॉफिट के वो ज़्यादा हैं, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम्स चलाती है उसका भी एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलता है, जो एक ऐड ऑन वैल्यू है। तो फिर भी परसेंटेज की अगर हम बात करें तो कितना मार्जिन होगा, एंड वेदर इट इज़ अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस आपके हिसाब से क्या क्या लगता है? इट इज़ डेफिनेटली अ लुक्रेटिव बिजनेस, और मुझे लगता है कि आप अगर सही सिस्टम से, सही स्केल से इस बिज़नेस को चला रहे हैं तो आप इजीली इस पे 6-7% का मार्जिन पकड़ के चल सकते हैं। करेक्ट सर। सो नाउ राइस में डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज़ भी होती है, जी। तो उन वैरायटीज़ के बारे में अगर कुछ आप बता सके तो। देखिए, इंडिया में 2 तरह की मेन वैरायटीज़ चलती हैं। एक बासमती, जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता है, और दूसरी है नॉन बासमती। बासमती प्रोड्यूसिंग नेशन पूरी दुनिया में सिर्फ 2 हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। उसका रीज़न है कि बासमती सिर्फ हिमालयस के फुट हिल्स में पाया जाता है। तो जिस जिस एरिया में, जिस जिस स्टेट में हिमालय के फुट हिल्स हैं, क्योंकि ये इसकी प्रोडक्शन जो है क्लाइमेट पे, सॉइल पे, वाटर पे, इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो जो जो एरिया हिमालयस के आसपास लगता है वहाँ पे बासमती होता है। तो बासमती इंडिया में मेजरली 5 स्टेट्स प्रोड्यूस करती हैं, पंजाब, हरियाणा, जम्मू, सम पार्ट्स ऑफ यूपी, आजकल एमपी में भी होता है, और अभी आजकल तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन पैडी के ज़रिए राजस्थान में भी होने लगी है। तो सिमिलरली पाकिस्तान में, क्योंकि पंजाब एक ही है, एक ही सॉइल है, एक जैसा क्लाइमेट है, एक जैसा पानी है, तो बासमती राइस की प्रोडक्शन जो है वो वहाँ भी है। इसके अलावा इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं वो हर कोई स्टेट नॉन बासमती राइस प्रोड्यूस करता है, जो रीजनल राइस है। हर स्टेट की अपनी स्पेशलिटी है, उसकी भी डिमांड ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। तो सर जो जैसे पैराबोल्ड राइस है और फिर ऑर्गेनिक राइस है, जी, तो वो सब जी। क्या टाइप्स है? देखिए, जैसे आपने नाम लिया पारबॉइल्ड राइस, वैसे मेजरली 3 कैटेगरीज आती हैं इसमें, पारबॉइल्ड और सेला, पारबॉइल्ड जिसे हम सेला भी कहते हैं, स्टीम राइस है, रॉ राइस है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे। ये तीनों वैरायटीज़, जो तीनों डिफ्रेंशिएशन है, एक सेम पैडी से राइस बनता है, और आप उसको किस तरह से अपनी फैक्ट्री में बनाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। उसका खर्चा, उसकी कॉस्ट जो है अकॉर्डिंगली है। जो ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, आजकल देखिए वर्ल्ड चेंज हो रहा है, हर किसी की जो फूड बास्केट है वो चेंज हो रही है। लोग यूरोपियन नेशंस को फॉलो कर रहे हैं, और यूरोपियन नेशंस में जो उनकी फूड बास्केट है वो, जो इंडिया में जैसे काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, जिनको बाकी की दुनिया, स्पेशली यूरोपियन और यूएस जैसी कंट्रीज़ जो हैं, उसे फूड ह्यूमैनिटी के लिए फूड एडमिनिस्ट्रेशन उसको हानिकारक समझता है। और वैसे हानिकारक है भी है। तो हम कुछ फार्मिंग ऐसी करते हैं जहाँ पे पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं होता, तो उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है, और जिसकी डिमांड आजकल बढ़ रही है। पर वो प्रोसेस जो है चावल की कीमत को और बढ़ा देता है, उसको और महंगा कर देता है। तो उसके लिए एक स्पेशल प्राइस, एक स्पेशल ब्रांड और एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स है। तो सर ये जैसे बासमती, नॉन बासमती है, तो इंडिया से नॉन बासमती का एक्सपोर्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बासमती, एंड फिर ये जो डिफरेंट पैराबॉइल्ड राइस है, स्टीम राइस है, तो किसकी डिमांड है, मतलब ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या होता है इन सारी कैटेगरीज में से फ्रॉम इंडिया? देखिए, जो ओवरऑल प्रोडक्शन इंडिया में है वो नॉन बासमती राइस की ज़्यादा है, और इस वजह से बाकी दुनिया में जहाँ प्रेफरेंस भी है नॉन बासमती राइस की ज़्यादा है, क्योंकि प्राइस पॉइंट भी है। आप एक बात समझिए, जो बासमती राइस है अगर $900, $1000, $1100 पर टन की आइटम है, वहीं नॉन बासमती जो है वो $400-450 से शुरू होता है। तो ये बाइंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से प्रोडक्ट की
डिमांड कितनी आएगी। बासमती जैसे इंडिया में कहा जाता है, आज हमारे घरों में भी बासमती स्पेशल ओकेजन्स के लिए है के लिए कि घर में मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल बनना चाहिए। तो परचेजिंग पावर के हिसाब से डिपेंड करता है कि किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आएगी। और सारी बाकी की जो नेशंस हैं जहाँ बासमती की जानकारी नहीं है, वहाँ पे लोगों की प्रेफरेंस जो है वो नॉन बासमती राइस ही है। करेक्ट। इनफैक्ट मैं अभी जब घर से निकल रहा था, मैंने मेरी वाइफ को भी पूछा कि कितना हम लेते हैं बासमती नॉन बासमती, बिकॉज मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो उसने भी वही कहा कि स्पेशल ओकेजन्स के लिए हम बासमती यूज़ करते हैं, अदरवाइज नॉन बासमती ओनली वी प्रेफर फॉर डे टू डे। जी जी। तो वो पैराबॉइल्ड राइस, स्टीम राइस, वो सब की डिमांड्स भी है? जी एग्जैक्टली, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। डिमांड डिपेंड करती है कि आप किस तरह की डिश उससे पकाना चाहते हैं। जो कि पारबॉइल्ड राइस है वो थोड़ा हार्ड होता है, तो कुछ डिशेस जो हम पकाते हैं जिस पे तेज़ आंच पे उसे पकाने की ज़रूरत है, तो आपके जो राइस ग्रेन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसके लिए प्रेफर्ड है कि आप पारबॉइल्ड या सेला राइस यूज़ करें। और आप उसको रीहीट भी कर सकते हैं। जैसे इंडिया में और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में लोग 40 किलो भी एक बार में पकाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप सुबह बिरयानी बनाना शुरू करते हैं और वो शाम को प्लेट बाय प्लेट सेल होती है। तो वहाँ पे आपको उसे रीहीट भी करना पड़ता है, और काफ़ी लंबे टाइम तक जब चावल को स्टोर करते हैं सेलिंग से पहले, तो वो टूटना नहीं चाहिए। तो उसके लिए जो पारबॉइल्ड राइस और सेला राइस है वो प्रेफर्ड है। जबकि हम होम डाइनिंग में, आज आपके घर पे मेहमान आए हैं, आप उनको इंस्टेंटली बना के कोई चीज़ खिलाना चाहते हैं, तो जो राइस डिश आप बनाएंगे उसके लिए प्रेफर्ड आइटम जो है वो स्टीम है। और स्टीम का जो टेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है, और उसे रीहीट नहीं किया जाता, क्योंकि मेहमान आए, जितना खाना बना वो यूज़ हुआ, ख़त्म हो गया, तो हम लोग उसको नेक्स्ट डे खाना प्रेफर नहीं करते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप उसे बनाना क्या चाहते हैं, आप किस तरह की डिश बनाना चाहते हैं, उस पर जो डिमांड है वो डिपेंड करती है। तो सर, कंट्रीज़ और राइस वैरायटी की अगर बात करें, तो कौन से कंट्री के लिए कौन सी राइस वैरायटी की डिमांड है, ज़्यादा सूटेबल है, उसका एनालिसिस कैसे होता है? देखिए, वो डिपेंड करता है कि लोगों की बाइंग हैबिट्स कैसी हैं। जैसे एशियन कम्युनिटी है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी है, वो एक पर्टिकुलर टाइप का राइस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो डिशेस बनाते हैं अपने घर में उसके लिए वो प्रेफर्ड है। अब जैसे हम बात करें इंडिया में साउथ इंडियन राइस की, तो साउथ इंडियन राइस में काफ़ी फेमस वैराइटीज़ आती हैं, जैसे सोना मसूरी है, मट्टा है। तो ये कहा जाता है कि साउथ इंडियन दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, वो अपना साउथ इंडियन राइस ढूंढ के ही खाएगा, क्योंकि वो जिस तरह की डिशेज़ को पकाना चाहता है वो उसी कैटेगरी के राइस से बन पाती हैं। सिमिलरली बाहर की दुनिया में भी ऐसा है। हम अरबिक कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे भी जो उनकी कुकिंग पैटर्न्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी वैराइटीज़ को यूज़ करते हैं। जैसे अरबिक कंट्रीज़ में मंदी राइस बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मंदी पकाने के लिए आपको सेला राइस चाहिए। तो ये डिपेंड उस पर करता है कि आपकी प्रेफर्ड डिश कौन सी है, उसको पकाने का तरीका क्या है। ओके, तो उसके ऊपर एनालिसिस होता है सर। जी। तो सर, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस, ठीक है, एंड मुझे जानना था कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों इंडिया इतना सक्सेसफुल है राइस में, एंड करंटली कौन से कंट्रीज़ जो है वो इंडिया को टफ कंपटीशन दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू राइस एक्सपोर्ट्स? देखिए, अगर ओवरऑल राइस मार्केट बात करें तो इंडिया के मेजर कॉम्पिटिटर हैं वियतनाम है, थाईलैंड है, पाकिस्तान है, म्यांमार और कंबोडिया है। पर इंडियन राइस की डिमांड जो है हमने पिछले एक डेकेड में देखा है कि हर साल बढ़ती जा रही है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडियन राइस की डिमांड जो है वो आगे भी बढ़ेगी। उसका बड़ा मेजर कारण मैं ये समझता हूँ कि इंडियन राइस की जो मार्केट में पोजीशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मेजरली इफ़ेक्ट करती है। इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है इस चीज़ के लिए, और जिसकी वजह से जैसे कि आजकल गवर्नमेंट इनिशिएटिव काफ़ी सारे ले रही है, काफ़ी सारे FTAs हो रहे हैं फॉरेन कंट्री से, तो इंडिया की पोजीशन जो है वो मैं मानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर है बाकी कॉम्पिटिटर कंट्रीज से, जिसकी वजह से इंडियन राइस की डिमांड बढ़ रही है। सेकेंडली क्या है कि मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में लोग इंडियन बिजनेसमैन के साथ काम करना पसंद करते हैं। रिलायबिलिटी फैक्टर भी एक है कि इंडियंस आर कंसिडर्ड मोर रिलायबल देन सम ऑफ द कंट्रीज़ जब वो बिज़नेस की बात आती है। और जो इंडिया में प्रोडक्शन हर साल बढ़ रही है, जो कि काफ़ी सपोर्टिव है, और इस प्रोडक्शन को बढ़ते हुए जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डिमांड भी जो है मार्केट में सप्लाई आ रही है। जैसे
डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, आपको पता है कोविड के टाइम पे भी फूड सिक्योरिटी के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे, इंडिया आगे आया, इंडिया ने काफ़ी सारी कंट्रीज़ को सपोर्ट किया टू मेंटेन फूड सिक्योरिटी, तो एक एज डेफिनेटली वो देता है। तो प्रोडक्शन बढ़ने के पीछे क्या रीज़न है सर? प्रोडक्शन बढ़ने के सर मल्टीपल कारण हो सकते हैं। मुझे पहला एक कारण तो ये लगता है क्योंकि राइस एक्सपोर्ट से कंट्री में काफ़ी ज़्यादा फॉरेक्स आता है, तो गवर्नमेंट उसको बढ़ावा देना भी चाहती है, एक कारण ये है। सेकंड ये है कि इंडिया में राइस जो कंजप्शन है उससे हमारे पास ऑल्टरनेटिव आइटम्स हैं, जैसे लोग रोटी खाते हैं या वीट है, तो हम लोग सफिशेंटली उसको एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो एक कारण ये भी है कि हम सफिशेंटली हमारी खुद की डिमांड से ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं, तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। और जो राइस ग्रोइंग नेशंस हैं, मेरे को लगता है जैसे वर्ल्ड डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग दुनिया में वेजिटेरियन की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब आदमी नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन की तरफ जाता है, तो वो राइस एक ऐसा प्रोडक्ट है या एक आइटम है जिसकी कंजप्शन बढ़ाता है। तो वर्ल्ड डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, लोग और वेजिटेरियन की तरफ जा रहे हैं, और जब लोग वेजिटेरियन बनने की कोशिश करते हैं तो राइस की प्रेफरेंस उनके लिए मेरा ख्याल है ज़्यादा बढ़ जाए। करेक्ट सर। सो जो अगर एक बिगिनर को समझना हो जी तो राइस जो पैडी से लेके एक्सपोर्ट रेडी प्रोडक्ट बनता है जी। उसकी क्या जर्नी होती है और उसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? देखिए, हम जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो कोई भी जो एक्सपोर्टर या मिलर है वो फार्म्स को ऑन नहीं करता। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास एक फार्म है, ज़रूरी नहीं है कि हर साल आपकी फसल अच्छी ही होगी, आपको यील्ड अच्छा ही देगी। तो जब आपके अपने फार्म्स हैं तो आप अपने फार्म से ही एक्सपोर्ट करोगे। जब आप अपने फार्म से एक्सपोर्ट करते हो और खुदा ना खास्ता ये कहूँ कि अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो आपके सारे बिजनेस को इम्पैक्ट भी करेगी। तो हर कोई एक्सपोर्टर या मिलर जो है वो प्रेफर करता है कि मंडी से बेस्ट क्वालिटी की पैडी ले। तो प्रोसेस स्टार्ट यहाँ से होता है कि फार्मर जो है वो आड़तियों के थ्रू मार्केट में पैडी लाते हैं, उसके अलग अलग कस्टमर्स हैं, वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से मार्केट में बोली लगा के पैडी को बाय करते हैं। जब पैडी आपकी फैक्ट्री में आती है तो उसको मिलिंग प्रोसेस में डिपेंड करता है आपके पास ऑर्डर्स कैसे हैं, कि आपके पास सेला के ऑर्डर हैं, स्टीम के ऑर्डर हैं या रॉ के ऑर्डर हैं, तो आप उसको मैन्युफैक्चर करते हो। उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद जैसे राइस में क्या होता है कि अलग अलग साइज़ निकलते हैं, तो जो टॉप ग्रेड है जिसको हम वंड बोलते हैं, हम उसको एक्सपोर्ट में यूज़ करते हैं। और जो ब्रोकन हैं जैसे तिबार, दुबार, मिनी मोगरा, मोगरा, सुपर मोगरा, ऐसे काफ़ी सारे ग्रेड इंडियन मार्केट में अलग अलग साइज़ निकलते हैं जो अलग अलग यूज़ के लिए मार्केट में सेल आउट होते हैं। तो उसको हम डोमेस्टिक मार्केट के लिए यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक में सेल करते हैं, और जो वैरायटी एक्सपोर्ट के लिए उसमें से निकलती है उसको एक्सपोर्ट करते हैं। और इसमें प्रोसेस में सबसे बड़ा जो मैं आप सारे कस्टमर्स, सारे पॉडकास्ट देख रहे लोगों के साथ डिस्कस भी करना चाहता हूँ या गाइड करना चाहता हूँ कि जब आप एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं तो फोकस आप सिर्फ बल्क पे ना कीजिए, आप ब्रांड बनाने की तरफ जाएँ। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह उसे देखें कि रिपीट ऑर्डर कैसे आएगा, क्योंकि चावल तो बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप मार्केट में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आप मार्केट में स्टैंड आउट कैसे करेंगे। तो जब आप एक्सपोर्ट प्रोसेस की तरफ देख रहे हैं, इनिशियली हो सकता है कि आपके ब्रांड के लिए आपको पुल नहीं आएगा, पर आपको लॉन्ग टर्म सोच ऐसी रखनी चाहिए कि मुझे कस्टमर ऐसा चाहिए जो मेरे ब्रांड में काम करे, ताकि एक सिस्टम बने, एक इकोसिस्टम बने रिपीट ऑर्डर्स का, क्योंकि अदरवाइज कंपटीशन इतना ज़्यादा है आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि राइस तो वही है, एक्सपोर्ट तो वही करना है जी। तो हाउ टू डिफरेंशिएट। तो ये जो आपने ब्रांड की बात कही उसको आप थोड़ा और एलैबोरेट कर सकते हैं कि कैसे वो करना है और कैसे डिफरेंशिएट फैक्टर क्रिएट करना है? जी, तो देखिए जैसे मैंने ब्रांड की बात की, वो ब्रांड का प्रोस्पेक्टिव ये है कि इंडिया से अनगिनत राइस एक्सपोर्टर्स हैं, अनगिनत राइस मिलर हैं, और वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो आप मार्केट में स्टैंड आउट कैसे करेंगे? मार्केट में स्टैंड आउट का एक तरीका ये है कि आपका अपना ब्रांड है, आप अपने ब्रांड में सेल कर रहे हैं, जो आपका इम्पोर्टर है या कस्टमर है वो किसी और से पैक नहीं करवा सकता। तो इसके लिए ब्रांड बनाना ज़रूरी है कि आपको लॉयल कस्टमर्स जो हैं उसका बेनिफिट मिलेगा।
सेकेंडली क्या है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट पे मार्जिन्स जो हैं वो डेफिनेटली एक प्राइवेट लेबल से ज़्यादा है, तो वो आपको एक वैल्यू ऐड देता है। और तीसरा ये है कि मार्केट में आपको आपके डिफरेंशिएशन, ये मार्केट ऐसी है, ये बिज़नेस ऐसा है कि वर्ड ऑफ माउथ से आप स्प्रेड होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी में नहीं करना। क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ राइस, क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पैकिंग, क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ सर्विस, क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एज वेल। तो आपको इन चीज़ों पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि यहीं से आपका ब्रांड बनेगा, यहीं से आपकी पहचान बनेगी। मैंने अपने करियर जर्नी में ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं नए नए लोगों को ढूंढने की जो कोशिश करता हूँ, जो हमारी कंपनी में एक वैल्यू ऐड करें, हमारे बिजनेस को और ग्रोथ दें, वो खुद से ढूंढने के लिए निकलता हूँ तो जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट है। पर जब वो वर्ड ऑफ माउथ से चलता है ना कि आपका एक कस्टमर है जो आपसे सेटिस्फाइड है, आपका एक सेटिस्फाइड कस्टमर आपके लिए 10 और लाता है, तो फोकस उस चीज़ पे करना ज़रूरी है कि आप जिस कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं वो आपसे कितना सेटिस्फाइड है। तो हमारे बिज़नेस में जो मेरे एक्सपीरियंस से सबसे बड़ा फेलियर ये आता है कि लोग स्पीड की तरफ भागते हैं, लोग जो है सिस्टम की तरफ नहीं जानते, लोग बिज़नेस को समझने से पहले रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे देख रहे दर्शकों के लिए भी। मैं उनको एक जो सजेशन ये देना चाहूँगा कि आप जिस भी फील्ड में, जिस भी प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, पहले स्टेज में आपको अपने पोर्टफोलियो में डीप डाइव करना है, फिर वाइड स्प्रेड होना है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको ऐसा करते जाना है जब तक कि आपका अपना गोल अचीव नहीं होता। तो सर ये ब्रांड की जो आपने बात कही कि मतलब वो क्या कि पैकिंग जो होती है वो अपने ब्रांड में करके फिर एक्सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे आप बात कर रहे हो? देखिए, प्रेफर्ड ये है कि आप अपने ब्रांड में करें, और पैकेजिंग जो है एक्सपोर्ट के बिज़नेस में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने देखा है, जिन लोगों से मैं बात करता हूँ, मिलता हूँ, वो पैकेजिंग को सिर्फ एज अ कॉस्ट देखते हैं कि यार मेरा काम तो चावल का है, किसी भी थैले में भर के भेजो, पैसे मुझे चावल के मिल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि आपके जो प्रोडक्ट की, आपके ब्रांड की जो पैकेजिंग है वो कस्टमर के साथ पहला हैंडशेक है। आपकी क्वालिटी से पहले आपका ब्रांड और या आपकी पैकेजिंग जो है वो कम्युनिकेट करती है। हम किसी भी मार्केट में जाते हैं, लाखों प्रोडक्ट देखते हैं, कोई भी क्वालिटी टेस्ट करके नहीं लेता। आप पहले उसकी जो पैकेजिंग है उसे अट्रैक्ट होके उसको शेल्फ से उठाते हैं, फिर घर जाके यूज़ करते हैं। तो पैकेजिंग को सिर्फ कॉस्ट समझना या उस तरीके से देखना मेरे ख्याल से गलत है। हमें पैकेजिंग पे इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी डिफरेंशिएशन हो रही है। पैकेजिंग आपका पहला सेल्समैन है। जब आपने किसी प्रोडक्ट को कहीं लिस्ट कराया, किसी सुपरमार्केट में, किसी शेल्फ में आपका प्रोडक्ट रखा है, तो सबसे पहले लोग उसकी खूबसूरती से उसे उठाएंगे। तो उस पर इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। और जब देखिए, हम आज की डेट में बात करें कि काफ़ी बड़े बड़े राइस में या किसी भी कैटेगरी में प्रोडक्ट देखें, वो जब ब्रांड बनते हैं तो उनके लॉयल कस्टमर्स आते हैं। आपको उसके लिए फिर जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है आपकी, जो आप खर्चा करते हो नया बिज़नेस लाने के लिए, वो कम होता है, क्योंकि आपके नाम से वो चीज़ बिकती है। तो इस वजह से मेरा ये सजेशन है कि जो भी हमारे न्यू कमर्स हैं, कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से आप सोचें कि ब्रांड बनाना ज़रूरी है। ब्रांड बनेगा तो आपके लॉयल कस्टमर्स बढ़ेंगे, आपकी जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो कम होगी, और एक इकोसिस्टम बनेगा, एक साइकिल बनेगा, जिससे बिजनेस जो है वो रिपीट होता जाएगा। पर ब्रांड बनाना सर इतना इजी तो नहीं होता होगा, क्योंकि इट टेक्स ईयर्स। तो वो कैसे उसको किया जा सकता है? देखिए, ब्रांड बनाना डेफिनेटली एक डिफ़िकल्ट टास्क है। लोगों की सारी उम्र निकल जाती है, आप ब्रांड नहीं बना पाते हैं। तो ब्रांड बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको पेशेंस रखना काफ़ी ज़रूरी है, और आपको अपना गोल समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं ब्रांड बनाने के लिए, कोई भी मेरे से ब्रांड के बारे में बात करता है तो मैं उसको सजेशन ये देता हूँ, क्योंकि इस ब्रांड बनाने के चक्कर में ना काफ़ी सारे पैसे लगते हैं। ब्रांड तब बनता है जब वो सुपरमार्केट्स में बिकता है, जिसको हम मॉडर्न ट्रेड कहते हैं। तो मॉडर्न ट्रेड में पैसा लगाने से पहले आपको जो जनरल ट्रेड है उसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, ताकि आपके ब्रांड का मार्केट में थोड़ा बहुत पुल बने। तो उसके लिए जैसे राइस इंडस्ट्री में हम लोग कहते हैं कि
हम लोग होरेका पे फोकस करते हैं। होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे बल्क पैकिंग चलती है, तो पहले तो उस सेगमेंट को टारगेट करो, उस सेगमेंट में अपनी सेल जो है वो बढ़ाओ, इंस्टीट्यूशनल सेल करो, उससे पैसे कमाओ और उससे जो पैसा आ रहा है उसको मॉडर्न ट्रेड में लगाओ। आजकल की दुनिया में देखिए ज़माना है क्विक कॉमर्स का, तो क्विक कॉमर्स जो है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। उस पर जो पैसे लगते हैं वो कंपैरेटिवली मॉडर्न ट्रेड से कम है, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी चेन हैं आपसे लिस्टिंग के पैसे, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के पैसे, हर चीज़ चार्ज करते हैं। तो उससे इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले जनरल ट्रेड से पैसा कमाओ, उससे क्विक कॉमर्स पे आइए, क्विक कॉमर्स से और थोड़ा नाम जो है अपने लिए बनाएं। फिर मॉडर्न ट्रेड के लिए जब वो अपने आप में आपका ब्रांड पुल हो जाएगा ना, तो आपको एक एडवांटेज मिलता है उनसे नेगोशिएट करने के लिए कि ये ब्रांड के लिए, ब्रांड को लोग पहचानते हैं, लोग ब्रांड को जानते हैं, तो अगर इसे मैं अपने पोर्टफोलियो में लिस्ट करता हूँ तो मेरे और कस्टमर बढ़ते हैं, क्योंकि राइस अपने आप में एज अ कैटेगरी जो है बड़ा प्रोडक्ट है। राइस के ज़रिए आप काफ़ी सारी और छोटी आइटम जैसे मसाले हैं आप इनमें एंटर कर सकते हैं, और काफ़ी सारी छोटी छोटी आइटम्स हैं जिससे आप ज़्यादा मार्जिन कमा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू राइस। तो राइस एक एंट्री पॉइंट बनता है डेफिनेटली। और जब आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए कि आप मॉडर्न ट्रेड में लिस्ट कर सकते हैं, तो उसमें भी ज़रूरी ये है कि आपको एकदम से वाइड स्प्रेड नहीं करना, क्योंकि वाइड स्प्रेड करने के लिए काफ़ी सारे पैसे लगते हैं। तो उसमें जो मैंने पहले बात की कि आपको दो तरह से काम होता है। पहले आपको अपनी कैटेगरी में, अपने पोर्टफोलियो में डीप डिग करना है, फिर आपको वाइड स्प्रेड करना है, फिर डीप डिग करना है, फिर वाइड स्प्रेड करना है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी कंट्री पे अगर स्पेसिफिक कर रहे हैं, आपको एक कंट्री में अपना ब्रांड बनाना है, तो उसमें एक चेन, एक सुपरमार्केट जो है वो शॉर्टलिस्ट कीजिए कि मैं यहाँ से शुरू करूँगा। उस पर पूरी मेहनत कीजिए, उस पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसमें अच्छा गंडोला लें जहाँ पे आपका प्रोडक्ट प्लेस होगा, वहाँ पे एक्टिविटीज़ करें। उससे क्या एडवांटेज होता है केवल जी कि देखें, जब आप उसमें अपना 100% दे रहे हो ना, तो मैं मानता हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट आएंगे। बाय चांस नहीं भी आते हैं तो आपने एक स्टोर पे इन्वेस्टमेंट किया और उसमें आपने अपनी गलती से सीखा, जो आप रिपीट नहीं करोगे। फिर आप सेकंड स्टोर में जाएंगे, थर्ड स्टोर में जाएंगे, धीरे धीरे एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे अपने ब्रांड के लिए, जहाँ से आपके ब्रांड के लिए पुल आना शुरू होगा। तो देन इट मेक्स मोर सेंस कि आप उसको और वाइड लेके जाएं। लोग आजकल गलती क्या करते हैं कि ब्रांड का पुल आने से पहले एक सेलिब्रिटी से एंडोर्स करा लेते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो आती है कि आपका प्रोडक्ट, आज आपने टीवी पे ऐड चला दिया, रेडियो पे ऐड चला दिया, लोग आपके ब्रांड के बारे में जान रहे हैं, पर वो अवेलेबल ही कहीं नहीं, तो फिर आप ब्रांड बिल्ड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ब्रांड की विजिबिलिटी बनाओ, उसकी अवेलेबिलिटी बनाओ। जब वो मार्केट में अवेलेबल दिखना शुरू होगा, देन आप एक सेलिब्रिटी हायर करो, टीवी पे ऐड चलाओ, उस पर इन्वेस्टमेंट करो, ताकि उसके रिपीट ऑर्डर्स आएँ, लोग उसके बारे में और जानें। बट सबसे पहला चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि आपका ब्रांड नज़र आना चाहिए, मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सर जो राइस आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो जनरली जो इम्पोर्टर्स हैं यानी कि बायर्स हैं, जी, वो उनकी क्या कैटेगरी होती है? मतलब आप डायरेक्टली होटल्स वाले से डील करते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि वो क्या होते हैं वो लोग? देखिए ये डिपेंड करता है, हर एक्सपोर्टर की जर्नी में अलग अलग तरह के कस्टमर्स आते हैं। हमने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो हमने होलसेलर इंपोर्टर से स्टार्ट किया, जो कि अपना ब्रांड मंगवा रहे थे प्राइवेट लेबल में, वो खुद से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे कहाँ बिक रहा है हमारा कोई कंसर्न नहीं। फिर धीरे धीरे जब हम इस बिज़नेस को और समझने लगे तो नीड महसूस हुई कि अपना ब्रांड बनाना ज़रूरी है, तो हमने अपने ब्रांड्स पे काम करना शुरू किया। जब अपने ब्रांड पे काम करना शुरू किया तो हमने ये जानने की भी कोशिश की ये कहाँ बिक रहा है। अब ये कहाँ बिक रहा है, वो सुपरमार्केट्स में बिक रहा है, ये कुछ होलसेलर जो हैं वो भी मंगवा रहे हैं, और ये धीरे धीरे घरों तक पहुंच रहा है। तब एक नीड ये महसूस होती है कि अब आपको अपने ब्रांड की विजिबिलिटी को बढ़ाना कैसे है। और इसमें काफ़ी बड़ा एक फैक्टर जो है वो है कि आपकी क्वालिटी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली क्वालिटी दे रहे हो तो वो धीरे धीरे स्प्रेड होता ही होता है। करेक्ट। और हर तरह के एक्सपोर्टर को कस्टमर मिलते हैं। हम लोग कुछ बड़ी चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स को भी सप्लाई करते हैं डायरेक्टली, जिनका वॉल्यूम पर मंथ कंटेनर से ऊपर है, क्योंकि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एक्सपोर्ट में एक कंटेनर तो रहती ही रहती है। और सुपरमार्केट्स को भी सप्लाई करते हैं, होलसेलर्स को भी सप्लाई करते हैं, और कुछ कंट्रीज़ में ऐसे भी एक्सपोर्ट करते हैं जहाँ से री एक्सपोर्ट भी होता है। ओके, करेक्ट। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट कैटेगरीज। अभी आपने सर क्वालिटी की बात की, तो क्वालिटी पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
क्वालिटी कैसे मेंटेन होती है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है व्हेन इट कम्स टू राइस एक्सपोर्ट्स? और कोई ऐसे इंस्टेंसेस जहाँ पर आपने क्वालिटी की वजह से कुछ रिजेक्शंस फेस किए हो या कुछ ऐसे इश्यूज हुए हो? देखिए, क्वालिटी आपकी ईमानदारी पे डिपेंड करती है। इस ट्रेड में क्वालिटी कोई रॉकेट साइंस नहीं है राइस ट्रेड में हम्म, कि आपके लिए समझना मुश्किल है। हम्म, जो मुश्किल हो सकता है वो है किसी कंट्री का कंप्लायंस समझना, करेक्ट। उसकी डॉक्यूमेंटेशन समझना। क्वालिटी में जनरल पैरामीटर्स होते हैं कि जैसे उसका मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर क्या आ रहा है। हाई मॉइस्चर वाला प्रोडक्ट जो है उसमें ब्रेकेज ज़्यादा आती है, उसका कुकिंग रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आता। लो मॉइस्चर अगर आपका राइस है तो वो इंस्टेंट कुकिंग के लिए रेडी है, अदरवाइज़ आपको वेयर हाउस में स्टोर करना पड़ता है। ब्रोकन है, जो ब्रोकन परसेंटेज है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब कुछ कंट्रीज़ में उसकी वाइटनेस पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों को राइस दिखने में ज़्यादा वाइट पसंद है, हाँ। तो वहाँ पे आपकी वाइटनेस जो है एक पैरामीटर हो सकता है। हम्म, पर मुझे ये लगता है कि क्वालिटी डेफिनेटली आपकी ईमानदारी पे डिपेंड करती है, क्योंकि आजकल लोग अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या सिर्फ सेल करने के लिए राइस वैरायटीज़ में ब्लेंड भी करते हैं। क्योंकि बासमती राइस में आजकल काफ़ी सारे सीड्स हैं, काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं जो एक नॉर्मल लेमैन जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। कई बार एक्सपीरियंस जो इम्पोर्टर है वो भी नहीं कर पाता। तो सिर्फ आप अपनी सेल बढ़ाने के लिए उसको इन्फीरियर क्वालिटी से ब्लेंड करते हैं। करेक्ट। तो मैं फिर अगेन यही कहूँगा कि क्वालिटी जो है वो डिपेंड करती है आपकी ईमानदारी पे। आप कितनी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर के साथ कितने लॉयल हैं। क्वालिटी सिर्फ वो है। और जो मुश्किल चीज़ है वो जहाँ गलती लोगों से होती है, वो किसी स्पेसिफिक कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी कंप्लायंस नहीं जानते। जैसे कि क्या सर, मतलब एक आध कुछ जैसे कि एग्जांपल आप दे हमने सकते पहले बात की कि यूरोपियन यूनियन के कुछ स्टैंडर्ड हैं हैवी मेटल्स को लेके, जो यूएस में अलग है, यूरोप में अलग है, जीसीसी में अलग है। तो आप जो राइस जीसीसी को एक्सपोर्ट कर रहे हो वही सेम राइस जो है यूरोप में नहीं जाता। यूरोप के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स को एडिशनली चेक करवाना पड़ता है, जैसे कि हैवी मेटल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जिसकी वैल्यूज़ जो परमिसेबल वैल्यूज़ हैं वो यूरोप में अलग हैं, यूएस में अलग है। तो ओके। वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए हम अलग अलग टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं इंडिया में जिनसे राइस टेस्ट करवाते हैं। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी भी जो है जहाँ से आपको राइस सर्टिफाई कराना पड़ता है किसी पर्टिकुलर कंट्री में एक्सपोर्ट करने से पहले। करेक्ट। सो मॉइस्चर एक आपने क्वालिटी के लिए बोला, और कोई दूसरे पैरामीटर्स होते हैं जिससे कि वो चेक होता है? देखिए, फिज़िकल पैरामीटर्स जो हम राइस में चेक करते हैं वो सबसे पहला तो मॉइस्चर होता है, क्योंकि मॉइस्चर पे कुकिंग डिपेंड करती है। फिर अगेन उसमें ब्रोकन है कि आपके जो फुल ग्रेन्स हैं वो कितने हैं, पिन ब्रोकन उसमें कितनी है। फिर हम उसमें एडमिक्सचर लेवल्स चेक करते हैं कि एडमिक्सचर जैसे कि आप बासमती एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 92% जो है उसमें बासमती ग्रेन्स होने चाहिए। ओके। अगर उसमें नॉन बासमती की परसेंटेज ज़्यादा है तो वो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल के हिसाब से शायद नहीं होगा। नहीं। तो हम उसको स्टडी करते हैं। एक वाइटनर जिसे हम कैट कहते हैं, तो कैट से भी जो मिलिंग में एक प्रोसेस होता है कि आप राइस को ज़्यादा वाइट कर रहे हो या डार्क बना रहे हो। तो रेस्टोरेंट्स जो हैं और जो होरेका इंडस्ट्री है वहाँ पे वो प्रेफर करते हैं कि राइस वाइट कम हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे कुकिंग स्ट्रॉन्ग आती है। और जब हम नॉर्मल घर के लिए चावल लेना चाहते हैं तो जैसे आपकी वाइफ या मेरी वाइफ है, वो देखती है कि यार ये वाइट पर्ल जैसे सुनहरे दाने हैं, तो उनको अच्छे लगता है कि होंगे। कुकिंग इससे बेटर होती है। जी, तो फिज़िकली तो यही पैरामीटर्स होते हैं। और जब आप कंट्रीज़ में कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको उनके कंप्लाइंसेस जानने ज़रूरी हैं। जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे परमिसिबल वैल्यू ऑफ पेस्टिसाइड्स जो है वो कितना है, तो उसके हिसाब से आप अपने राइस को टेस्ट कराएं, सर्टिफाई कराएं, फिर एक्सपोर्ट करें। तो सर अभी करंटली सप्पल टेक जो है वो कौन से कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रही है और क्या अभी फोकस है फ़िलहाल? देखिए, हम करंटली 93 प्लस कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो मेजर एक्सपोर्ट्स है वो जो मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में बासमती राइस के लिए वही हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान है, इराक है, दुबई है। और जो हम अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं वो है यूरोप में, क्योंकि यूरोप में मार्जिन्स अच्छे हैं और यूरोप में आपको अपने ब्रांड्स के लिए पुल ज़्यादा मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी करंट पोर्टफोलियो ये है कि जितना हम और बासमती को और इंडिया के नाम को वाइड स्प्रेड कर सकें तो फोकस उस तरफ। करेक्ट। तो अभी आपने यूरोपियन यूनियन की बात की, तो
वहाँ के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? मतलब हाउ आर यू ट्राइंग टू और डाइवर्सिफ़ाई करना? कैसे-कैसे अब जैसे क्वालिटी की आपने बात की कि जी, वहाँ पर थोड़े स्ट्रिक्ट ये है, जी। तो बैकएंड पे क्या आपका काम चल रहा है उसको एन्श्योर करने के लिए? देखिए यूरोपियन यूनियन के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में आप नॉर्मल ट्रेड किया हुआ राइस अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो यू नेवर नो कि आज लैब का रिज़ल्ट पास दिखा रहा है, वहाँ पहुँच के लैब का रिज़ल्ट फेल भी हो सकता है, क्योंकि आपने जो फार्मिंग है या उसकी मिलिंग है खुद से नहीं की, तो उस पे आप नहीं कंट्रोल जानते। नहीं है उस आपका। पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो वो चांसेस ऐसे होते हैं। हमने मार्केट में काफ़ी बार ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं कि लोगों का कार्गो जो है रिजेक्ट हो जाता है रिजेक्ट हो पोर्ट पे गया। जाके। तो उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो उस पे काम कर रहे हैं। फार्मर हैं उसको अपने से सीड दिलवाते हैं, हम अपनी रिसर्च टीम को वहाँ भेजते हैं जो फार्मर से बात करती है, उनको गाइड करती है कि आपको किस तरह के सीड यूज़ करने चाहिए या आपको फार्मिंग में क्या प्रैक्टिसेस जो हैं वो चेंज करनी चाहिए, जिससे कि हम ये पेस्टिसाइड फ्री राइस या हुँ, ऑर्गेनिक राइस जो है वो डेवलप कर सकें। तो जैसा गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, सपलटेक जिस लेवल पे है नाउ, इट इज़ टाइम कि हम कम्युनिटी को वापस दें। तो हमारा इनिशिएटिव उस तरफ है कि जहाँ जहाँ पे फार्मर्स को हेल्प की ज़रूरत है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके उसमें उनको सपोर्ट करें। ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए नाउ यू जी, आर ट्राइंग टू जी, एंटर दोज़ जी, मार्केट्स। जी, सर आपका एक्सपोर्ट ईरान, इराक जैसी कंट्रीज़ में भी है, जी, जो काफ़ी डेंजरस कही जाती है। जी। तो उस पे आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब लोगों को तो लगता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद देम। तो वहाँ पर आपका क्या एक्सपीरियंस है अभी तक का? देखिए जो सपलटेक की जर्नी है वो इन कंट्रीज़ की वजह से ही इतनी तेज़ी से बढ़ी, और जिस लेवल पे हम पहुँचे हैं इन कंट्रीज़ में हमारे जो पार्टनर्स हैं या इम्पोर्टर्स हैं उनके सपोर्ट से ही बढ़ी। डेफिनेटली इन कंट्रीज़ में बिज़नेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, नहीं। और डिमांड जो है अनइवन है, आपको एक स्टेबल डिमांड नहीं मिलती। हुँ, कभी काम रॉकेट की स्पीड से चल रहा है, कभी बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। तो ये सस्टेनेबिलिटी के लिए किसी नए बिजनेसमैन की काफ़ी डिफ़िकल्ट है। पर फिर मैं अगेन ये कहूँगा कि डिपेंड करता है आप किसके साथ काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एक्सपोर्ट बिजनेस इज़ टू नो योर कस्टमर। आपको अपने कस्टमर को जानना, उसकी स्ट्रेंथ को जानना, और वो कैसा इंसान है ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस को, बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को फेल होते हुए देखा है, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ बिजनेस पे था, पर्सनली इन्वॉल्वमेंट उस उनमें कम थी। कम थे। उनके यहाँ रिलेशन जो है अपने पार्टनर के साथ पर्सनल लेवल पे नहीं था। तो देखिए जो करंट सिचुएशन भी है वर्ल्ड में, आपकी पेमेंट्स लेट होती हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे उसको सिक्योर कर सकते हो, आप अपने पार्टनर पे रिलाई कर सकते हो, नहीं रिलाई कर सकते हो, इट डिपेंड्स। और दूसरा क्या है कि आपका अगर रिलेशन अपने पार्टनर के साथ स्ट्रांग नहीं है, तो बिज़नेस इतना कॉम्पिटिटिव है कि आपके कस्टमर के पास रोज़ 10 फ़ोन आते हैं, हुँ, 2 लोग मिलने के लिए आते हैं, तो वो कभी भी स्विच कर सकता है। कर सकते। तो इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में मैं ये समझता हूँ कि दोनों पार्टीज़ का आपस में बॉन्ड कैसा है। अगर वो एक दूसरे को सिर्फ बायर और सेलर की तरह ट्रीट करते हैं तो शायद ये बिज़नेस सस्टेनेबल नहीं है। हुँ, तो आपको सामने वाले की हर प्रॉब्लम को समझना है, सॉल्यूशन देना है, और उसके साथ एज अ पार्टनर काम करना है। करेक्ट। सो अभी सर आई थिंक ईरान में तो कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कुछ सब्सिडी वहाँ पर हटा दी है, जिससे कि वापस राइस एक्सपोर्ट करना वहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जी, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है फॉर नेक्स्ट 3 टू 5 इयर्स टू डाइवर्सिफाई? कौन से कंट्रीज़ में आपने यूरोपियन यूनियन तो बोला, उसके जी, अलावा जी। कौन से कंट्रीज़ आपके टारगेट में हैं जहाँ पर आपको लगता है कि थिंग्स कैन इम्प्रूव? देखिए पहले तो जैसे हमने ईरान की बात की, सबसे पहले मेरा कंसर्न बिज़नेस से पहले उस कंट्री के लोगों के लिए है। तो पहले तो मैं आपके पॉडकास्ट के ज़रिए भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, और मैं होप करता हूँ कि उनकी कंट्री में सब कुछ स्टेबल हो, जल्द से जल्द हो। और जहाँ तक बिज़नेस की बात है, तो केवल जी मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी किसी कंट्री में प्रॉब्लम आती है ना, तो वहाँ डिमांड और बढ़ती है। अच्छा। उसका कारण ये है कि ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में ना फूड सिक्योरिटी को सबसे पहले थ्रेट आता है। आता है। और जैसे आपने देखा होगा कि कोविड टाइम्स में हम लोगों ने भी अपने घर में 3-3 4-4 महीने का अननेसेसरी हाँ, राशन बिल्डअप किया, बिल्डअप किया। तो डिमांड बढ़ी प्रोडक्ट्स की।
तो जहाँ तक बात करें ईरान है, इराक है, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये यहाँ पे जो मेजर कंजप्शन ऑफ ईटिंग थिंग्स में आता है तो राइस पहले नंबर पे। पहले नंबर। तो लोग चावल खाना तो कभी बंद नहीं करेंगे, ऑल दो लोग ऑल्टरनेटिव खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो चावल से सस्ते हो इन कंट्रीज़ में, पर फिर भी चावल की जो डिमांड है वो हमेशा रहेगी। और जो करंट पोजीशनिंग है इन कंट्रीज़ की, मुझे लगता है कि शायद जो नेशन वाइड फूड सिक्योरिटी है उस इशू की वजह से डिमांड बढ़नी चाहिए। पर उसमें हमें ये देख के चलना है कि आप अपना पैसा कैसे सिक्योर करेंगे, क्योंकि ये हाईली रिस्की जो कंट्रीज़ हैं इनमें आप अपने राइस को इंश्योर भी नहीं करा सकते। और जहाँ तक डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है, मैंने आपसे बात की कि जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन में बिज़नेस को और स्ट्रॉन्ग किया जाए, वैसे ही हम 93 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हम हर कंट्री में सबसे आगे हैं या फुल कैपेसिटी में। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बाकी मार्केट्स में भी फुल कैपेसिटी से काम किया जाए, ताकि कभी भी बिजनेस में कोई हिकअप आता है तो आप उसको चैनलाइज कर सको। तो सर अभी रिसेंटली लास्ट मंथ एक भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस हुआ था जी, जिसमें कुछ 26 अंडर सर्व्ड मार्केट्स की बात हुई थी, जिसमें फिलीपींस, वियतनाम, इराक, जापान एंड मेक्सिको जैसी कंट्रीज़ भी थी। तो क्या ये भी है आपके लिस्ट में, एंड इन कंट्रीज़ के बारे में आपका क्या राय है? जी डेफिनेटली ये कंट्रीज़ लिस्ट पे है, और हम इन कंट्रीज़ में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे हैं। इन कंट्रीज़ में बासमती राइस की डिमांड जो है धीरे धीरे लोगों को समझ आनी शुरू हुई है, वो उसके टेस्ट को पसंद कर रहे हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इन कंट्रीज़ में जो डिमांड है बासमती की और बढ़ेगी, और उसके जिसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। और नॉन बासमती की अगर बात करें तो नॉन बासमती की डिमांड देखिए डिपेंड करता है कि ग्लोबल लेवल पे राइस के लेवल्स क्या हैं। अब जैसे आज के डेट में थाईलैंड जो है, थाईलैंड इंडिया से कम कॉम्पिटिटिव है। तो जो इस तरह का बिज़नेस है वो पहले तो प्राइस पॉइंट पे होता है, तो उसके लिए हमें ग्लोबल जो इश्यूज़ हैं उसको समझना ज़रूरी है, किस टाइम पे किस कंट्री की वायबिलिटी होती है, और वो हर साल चेंज होती है। कभी इंडिया का राइस महंगा है, कभी इंडिया का राइस सस्ता है। तो अपॉर्चुनिटी, उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटिस्टिक रहना ज़रूरी है कि आप क्लोजली जो ग्लोबल अफेयर्स हैं उसको स्टडी करें, आप जानने की कोशिश करें कि किस कंट्री में प्राइस लेवल्स जो हैं वो कहाँ हैं और कहाँ नई अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। ओके। तो सर आप जैसे 90+ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं अभी, आपकी जितनी वाइड लिस्ट तो मैंने अभी तक किसी की देखी नहीं है। तो आपको एक क्वेश्चन तो पूछना बनता है कि कैसे आपने ये अचीव किया, एंड व्हाट वाज द राइट मार्केटिंग टूल फॉर यू, अगर आप एक चीज़ की बात करें तो? देखिए, राइट मार्केटिंग टूल, मैंने पहले भी हमारी बात के दौरान कहा कि आपका सही मार्केटिंग टूल आपकी क्वालिटी कंसिस्टेंसी है, क्योंकि ये बिज़नेस मुझे लगता है मल्टीप्लाई करता है वर्ड ऑफ माउथ से। आपको एक सेटिस्फाइड, एक ऑनेस्ट कस्टमर जो है वो 10 ला के देता है। तो दैट वाज द ओनली स्ट्रैटेजी। हमने कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किया। दैट वाज क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ आवर पैकेजिंग, क्वालिटी ऑफ आवर सर्विस। तो इन 3 चीज़ों पे आप कंस्टेंटली अगर फोकस कर रहे हैं, और आपको कोई भी चीज़ आगे बढ़ने से इस ट्रेड में रोक नहीं सकती। सो सर आज अगर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े तो आप आपका फर्स्ट बायर कैसे ढूंढेंगे? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा आपका? देखिए, मेरे को लगता है कि अगर आप आज की डेट में अगर आपको इंटरनेशनल बायर ढूंढना है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ग्लोबली जो एग्जीबिशन हो रही हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। पहले आजकल इंडिया में भी काफ़ी सारी एग्जीबिशंस हो रही हैं जहाँ पे ग्लोबल बायर्स आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको उसमें पार्टिसिपेशन के लिए सब्सिडी भी देती है, आपको इंकरेज भी करती है। तो मेरे को लगता है कि अगर आप 2-3 एग्जीबिशंस ऐसी अटेंड कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं। आप कॉन्टैक्ट्स पे काम कीजिए, उनसे फॉलोअप कीजिए, तो वो पॉजिटिव लीड्स में कन्वर्ट भी होता है। तो जैसे कि आप इंडस फूड में रिसेंटली जाके आए हैं, तो कैसा था एक्सपीरियंस आपका वहाँ पे? देखिए, हर एग्जीबिशन में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। आप नए नए लोगों से मिलते हैं, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर भी मिलते हैं। इंडस फूड TPCI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें वो फॉरेन बायर्स को बुला रहे हैं, जैसे इंडिया के एक्सपोर्ट बिजनेस को और बहुत सारे न्यू कमर्स को नए नए आइडिया एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मिलते हैं, और लोग यहाँ से नए नए प्रोडक्ट्स को इंडिया से बाहर लेके जाते हैं।
तो हर एग्जीबिशन फ्रूटफुल है। आपको हर एग्जीबिशन पे पहली एग्जीबिशन जैसे मेहनत करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप ग्रैब नहीं कर रहे तो कोई और ग्रैब करेगा। तो अभी जैसे फर्स्ट बार आप कैसे ढूंढेंगे ये क्वेश्चन था, तो आपने कहा कि एग्जीबिशन। एग्जीबिशंस एक जी है, जी। दूसरी कोई और चीज़ें जिस पे आप काम करेंगे? देखिए, बहुत सारे आजकल पोर्टल ऐसे आते हैं जहाँ पे आप HSN कोड डाल के वो किसी पर्टिकुलर कंट्री में उसके एक्सपोर्टर का या इंपोर्टर का नाम ढूंढ सकते हैं। तो वहाँ से आपको इंपोर्टर का नाम पता चलेगा। आप हर किसी की आजकल वेबसाइट है, आप उसकी वेबसाइट ढूंढते हैं। बट अगेन उसमें क्या है कि आप उसको कोल्ड कॉल करते हैं, आप उससे पर्सनली नहीं मिले। और एक्सपोर्ट में मैंने ये देखा है कि जितना एक नया इंपोर्टर हेजिटेट करता है एक्सपोर्ट करने के लिए, उतना ही एक नया इंपोर्टर जो है वो हेजिटेट करता है नए बायर से बाय करने के लिए, क्योंकि वो आपको पहचानता नहीं है, जानता नहीं है। आप बिना एडवांस के काम नहीं करोगे, वो बिना जान पहचान या बिना मिले आपको पैसे कैसे भेजते? क्योंकि काफ़ी सारे मैंने ये देखा है कि डिफ़ॉल्ट होते हैं इन मार्केट्स में। तो एक सोर्स ये हो सकता है कि आप पोर्ट डाटा जो है वो अलग अलग ये जो कुछ चैनल प्रोवाइडर्स हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन लें, उसको गूगल पे सर्च करें, उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसे कंपनी प्रोफाइल भेजें, कोई कांटेक्ट मिलता है तो उससे कॉल करें या मीटिंग जो है सेट करें। पर मेरे को लगता है कि रिलायबल सोर्स जहाँ पे काम निकलने के चांसेस 10x हैं, वो है कि आप किसी को इन पर्सन इन एग्जीबिशंस पे मिलते हैं। करेक्ट। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि राइस एक्सपोर्ट का बिजनेस जहाँ तक मैंने भी अभी देखा है कि काफ़ी वॉलेटाइल है। जी गवर्नमेंट कल जाके बोल देती है कि भाई अब ये बंद कर दो, ये इस पे कुछ ड्यूटी लगा देती है। तो अ, उसके रिगार्डिंग आपका कैसे आप ये चैलेंजेस को डील करते हो, और ऐसे टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स फेस होते हैं? देखिए क्या है कि ऐसे चैलेंजेस राइस में डेफिनेटली आते हैं। पर मैं राइस क्योंकि कमोडिटी बिजनेस है, एक एक सिंपल सी चीज़ मैं ये समझता हूँ। आज आपने राइस पे इन्वेस्ट किया या आपने राइस स्टॉक किया, आपने मान लीजिए आपने 60 रुपये किलो की चीज़ आज ली, आपके पास वेयर हाउस में स्टॉक में है, और उसका अचानक से एक्सपोर्ट जो है बंद हो जाता है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हाईली ट्रेडेबल है। आप आज इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, आप शाम को सेल करके 60 रुपये की चीज़ एटलीस्ट 58 में तो सेल कर ही देंगे। नहीं, नहीं। तो आपको अपने पैसे की रिकवरी जल्दी आ जाती है। जो गवर्नमेंट कुछ चीज़ों को बैन कर देती है, जैसे 2-3 साल पहले आपने देखा होगा कि ब्रोकन राइस इंडिया से चाइना में एक्सपोर्ट हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो कुछ जो नॉमिनेटेड कंपनीज थी उन्होंने काफ़ी बड़े वॉल्यूम में एक्सपोर्ट किया, और ओवरनाइट एक डिसीजन आया कि एक्सपोर्ट ब्रोकन का बैन हो रहा है। उस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों को लॉसेस हुए, और लॉसेस उन लोगों को ज़्यादा हुए जिनका ये मेजर बिजनेस नहीं था, क्योंकि एकदम से बिज़नेस ऐसा आया कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर बिल्ड किया, और जो वो राइस लिया वो उनको जानकारी नहीं है कि कहाँ सेल करेंगे, कैसे सेल करेंगे। तो उसके लिए यही कप्स तो डेफिनेटली हर बिज़नेस में रहते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी है, आप जब तक वो कैपिटलाइज कर सकते हो तब तक वो प्रॉफिटेबल है। जब एकदम से बंद हुआ देन देयर इज़ अ लॉस फॉर यू। बट राइस फिर भी एक ऐसी कमोडिटी है कि जिसमें आपका जो लॉस है वो बहुत बड़ा नहीं है, कि आप कभी भी उसको लिक्विडेट करके अपना पैसा बाहर निकाल सकते हैं। करेक्ट। तो सर ये गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लाती क्यों है? मतलब डोमेस्टिक डिमांड को मेंटेन करने के लिए, कि कोई और भी रीज़न होता है इसके पीछे? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले तो ये चाहेगी कि एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा बढ़े उतना कंट्री के लिए अच्छा है, क्योंकि आप उससे काफ़ी ज़्यादा फॉरेन करेंसी जो है इंडिया में लाते हैं। जो रीज़न था वो डेफिनेटली ये था उस टाइम पे कि गवर्नमेंट प्राइस पैरिटी लाना चाहती थी, कि ये राइस इंडिया में अगर कंजप्शन होगा तो जो एक बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन पे जो लोग हैं वो ये राइस को कंज्यूम कर पाएंगे, रादर देन हम इसको एक्सपोर्ट करके एक एक्सपोर्टर को बेनिफिट दें। तो वो उस टाइम पे डिसीजन हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा हो कि हमें बड़े पिक्चर की तरफ जाना है, हमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट को सिर्फ खुश नहीं करना है। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कोई डिसीजन लेती है तो वो कंट्री में ओवरऑल उसके हित के लिए है, ना कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। तो मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अगर डिसीजन लिया तो उस टाइम पे शायद देशवासियों के लिए ज़्यादा बेटर था।
सर इन 24-25 5 एक्सपोर्ट मार्केट्स फॉर नॉन बासमती जो टॉप के थे वो थे बेनिन, गिनी, टोगो, बांग्लादेश, जिन्होंने अप टू 44% तक ऑफ नॉन बासमती एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स हमारे जा रहे थे वहाँ पे। जी तो इसके पीछे का क्या रीजंस है और नॉन बासमती और कौन से एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं जो आगे आ सकते हैं? देखिए, नॉन बासमती जो है वो उसी कंट्री में जाएगा जहाँ पे, क्योंकि देखिए बासमती जो है उसको लोग उसके टेक्सचर, उसके अरोमा, उसके टेस्ट के लिए जाना जाता है, उसके लिए ख़रीदते हैं। और नॉन बासमती एक ऐसी आइटम है जिसको लोग सर्वाइवल के लिए खाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कब किस कंट्री में कैसी रिक्वायरमेंट आती है, वहाँ पे कॉम्पिटिटर जो है उसका सप्लाई प्राइस क्या है और इंडिया का क्या है। तो ये डायनेमिक्स हमेशा चेंज होते रहेंगे, वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। कि जैसे आज इंडिया का प्राइस जो है थाईलैंड से बेटर है, तो जिस कंट्री में थाईलैंड एक्सपोर्ट कर रहा था वहाँ पे इंडिया ने एंट्री ले ली। पर कभी ये हो सकता है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो थाईलैंड से बेटर ना हो, तो वहाँ पे अगेन थाईलैंड जो है अपनी जगह बना लेगा। और सेकेंडली ये डिपेंड करता है कि आपकी गवर्नमेंट के रिलेशन उस कंट्री में कैसे हैं, वो कोई इनिशिएटिव प्रोग्राम ऐसे लाते हैं जिसमें आपको एक्सपोर्ट में बेनिफिट मिले या आपको एक्सपोर्ट के लिए नए मार्केट ओपन हो। तो ये डिपेंड उन चीज़ों पे करता है कि आपकी कंट्री की ग्लोबल पोजीशनिंग कैसी है। तो नॉन बासमती के लिए कुछ ऐसे मार्केट्स जहाँ पर फोकस किया जा सकता है? डेफिनेटली अफ्रीका ऐसा मार्केट है जहाँ पे मुझे लगता है कि नेक्स्ट रेवोल्यूशन कुड बी। हम अफ्रीका पे जितना फोकस करें, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा नेशन है जो एक इग्नोर्ड नेशन रहा है काफ़ी, क्योंकि अफ्रीका से काफ़ी एनर्जी आ रही है, काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। तो अफ्रीका की बिल्डिंग पे अगर फोकस किया जाए तो इट कैन बी रेवोल्यूशनरी, आई थिंक। ओके। और सिमिलरली अगर बासमती की बात करें तो टॉप 5 मार्केट्स हैं सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, येमेन एंड यूएई, जी अकाउंटिंग 61% ऑफ बासमती एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स। जी। तो इसमें यूएस और ईयू क्यों नहीं है अभी तक ये लिस्ट पे? ये मेरा क्वेश्चन था सर। देखिए, उसका कारण मेजरली ये है कि जो कंप्लाइंसेस हैं यूरोपियन राइस और यूएस राइस की, वो डिफरेंट है इन कंट्री से। यूएस और यूरोप अपनी फूड सिक्योरिटी को लेके ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एज़ कम्पेयर टू दीज कंट्रीज़। इसकी वजह से जो है ये यूरोप और यूएसए जो मार्केट्स हैं वहाँ पे इंडियन राइस की एक्सपोर्ट कंपैरेटिवली कम है। सेकेंडली क्या है कि यूरोप और यूएस में जो लोग रहते हैं उनकी फूड बास्केट जो है वो डिफरेंट है। उनकी प्रेफरेंस इस तरह के राइस की नहीं है और वो मेजरली राइस ईटिंग कंट्रीज़ भी नहीं है। जैसे यूरोप और यूएस में मेजर जो कंजप्शन है राइस की, वो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या अरब्स जिन कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अरब्स हैं, ईरानियन हैं या यमनी हैं, ये दुनिया के हर कोने में। तो बासमती की तरफ प्रेफरेंस उन्हीं लोगों की है, ये अंग्रेज़ नहीं खाते। जी। यूएस इटसेल्फ उस एक राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है जहाँ पे उनका अपना एक राइस है जिसकी कंजप्शन वहाँ के लोग करते हैं, जिसको हम इंडियंस नहीं प्रेफर करते। तो ये राइस ईटिंग कंट्रीज नहीं हैं बेसिकली। इस वजह से इस तरफ जो एक्सपोर्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है। सो राइस सर एक बल्क प्रोडक्ट है जिसमें मार्जिन्स बहुत थिन होते हैं। जी। तो बिगिनर्स कैसे अपने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करें? जैसे फ्रेट कॉस्ट है, दूसरे जो कॉस्ट उनको लगते हैं, कैसे ये इंश्योर करें कि वो सब कॉस्ट जो है वो कम लगे एंड मार्जिन सिक्योर हो? देखें, मार्जिन सिक्योर करना हर बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट है। एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक इनिशिएटिव है जिसे हम ईसीजीसी कहते हैं कि आप अपने एक्सपोर्ट गुड्स को इंश्योर करा सकते हैं। तो ईसीजीसी जो है उनकी कुछ नोटिफिकेशन हैं कुछ कंट्रीज़ को लेके। कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको वो फुली सिक्योर करते हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको पार्शियली करते हैं। तो आपको जब आप एक नए एक्सपोर्टर हो तो सबसे पहले जिस भी कस्टमर के साथ डील करना चाहते हो उसको ईसीजीसी पोर्टल पे चेक कीजिए कि वो उनकी लिस्ट में कहीं नेगेटिव तो नहीं है। अगर आपने ईसीजीसी पॉलिसी ली है और कोई बायर उस लिस्ट में पहले से नेगेटिव नहीं है और खुदा ना खास्ता वो आपके साथ डिफ़ॉल्ट करता है, तो वो ईसीजीसी जो है आपको उसका 80-90% क्लेम जो है पे बैक कर देती है। तो ऐसे आप अपना मार्जिन जो है सिक्योर कर सकते हो और उसके अगेंस्ट जो प्रीमियम है दैट इज़ वेरी नॉमिनल ऑल्सो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए है कि आप अपने कस्टमर की इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, उसको ईसीजीसी से वेरीफाई कीजिए एक्सपोर्ट करने से पहले, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन
कॉन्टैक्ट की रखिए। कुछ ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट हुआ, कन्फर्मेशन हुई, हर चीज़ प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेटेड होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट साइंड होना चाहिए, ईमेल पे होना चाहिए, और कन्वर्सेशन जितनी हो सके हमें ईमेल पे डॉक्यूमेंट करनी चाहिए कि इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट आपके पास प्रूफ्स हैं। ओके, तो ये सर ईरान और इराक जैसी कंट्रीज़ में भी देती है ईसीजीसी कवर? नहीं, नहीं, तो वहाँ पर आप फिर कैसे पेमेंट्स इंश्योर करते हैं? देखिए वो डिपेंड करता है आपकी पार्टनरशिप सामने वाले के साथ कैसी है। इराक में काफ़ी सारे इंश्योरेंसेस आजकल होती हैं, बट ईरान में नहीं। ईरान हाईली डिस्टर्ब नेशन है, तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। अगेन डिपेंड्स कि आपकी कॉल है, आप जिस कंट्री में बिज़नेस कर रहे हैं, आपका पैसा है, आप उसको कैसे करना चाहते हैं, कैसे नहीं करना चाहते। और सर राइस एक्सपोर्ट में मिलर्स जो हैं और प्रोसेसर्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, और जो बिगनर्स हैं वो जब पार्टनरशिप्स करें किसी मिलर्स या प्रोसेसर से, तो क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखनी है? देखिए मिलर्स जो हैं या प्रोसेसर जो हैं, उनका काफ़ी मेजर रोल है, क्योंकि क्वालिटी बनाने में वही आपकी हेल्प करते हैं। ओके। जब आप एक थर्ड पार्टी लेबलिंग करा रहे हैं और किसी पैकिंग पार्टनर से पैक करवा रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि वो आपको कैसी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो जब आप किसी मिल के साथ एज अ बिगनर पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो आपको उसकी फैसिलिटी देखना ज़रूरी है, कितनी हाइजीनिक है, कितनी टेक्नोलॉजी वाइज इम्प्रूव्ड है, क्या क्या सर्टिफिकेशन हैं उसके पास, वो जानना ज़रूरी है कि वो कितना कॉम्पिटेंट है, वो किसी कंट्री में जहाँ आप सप्लाई करना चाहते हो उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। ओके, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। डेफिनेट। सो सर हम हमारे पॉडकास्ट में सक्सेस की तो बात करते ही हैं, बट ज़्यादा फोकस इज़ ऑन फेलियर्स। जी। तो मुझे आपसे ऐसे 4-5 इंस्टेंसेस रियल लाइफ के आपके चाहिए एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर जर्नी। जैसे शुरुआत में आपने क्या मिस्टेक्स की थी, मिड लेवल पे आप आए तब क्या मिस्टेक्स की आपने, जब आप इतने हाई लेवल पे पहुंच चुके हो तब क्या मिस्टेक्स होती है, तो उनका रियल लाइफ एक मेरे को सिनेरियो जानना था सर। देखिए फेलियर की आपने बात की, तो फेलियर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं फेलियर को सक्सेस का ऑपोजिट नहीं मानता हूँ। मैं लाइफ में, बिजनेस में काफ़ी बार फेल हुआ, कैजुअली फेल नहीं हुआ कभी भी। इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फेलियर से क्या सीखते हो। अगर आप अपने फेलियर से कुछ सीख रहे हो, तो ये आपकी बेस्ट लर्निंग है लाइफ की, और आप उसको रिपीट नहीं करते। तो अर्ली ऑफ द करियर जो मिस्टेक्स मैंने की, जो मैं चाहूँगा कि हमें देखने या सुनने वाले जितने भी हमारे लोग हैं वो ना करें, वो ये है कि आपको जब भी आप बिज़नेस में हो, किसी भी बिज़नेस में हो, तो आपको ना कहना आना चाहिए। ना क्यों कहना आना ज़रूरी है? क्योंकि आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करना चाहिए। मैं एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, जो कि मेरे अर्ली डेज से है। तो उस टाइम पे काम की भूख काफ़ी ज़्यादा थी, हंगर काफ़ी ज़्यादा थी। तो मुझे एक बायर मिला जो कि काफ़ी बड़े वॉल्यूम में इंडिया से राइस इंपोर्ट कर रहा था। तो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन जो हुआ, तो क्योंकि प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो हर कोई क्वालिटी से पहले प्राइस की बात करता है। तो हम जो अपना नॉमिनल मार्जिन के साथ जनरली लोगों को ऑफ़र करते हैं, मैंने उसको ऑफ़र किया। तो वो ऑफ़र उसको बिल्कुल भी टेम्पटिंग नहीं लगा, और मैं चाहता नहीं था कि वो कस्टमर मेरे हाथ से जाए। तो मैंने उसे रोका, मैंने रीवर्क किया, मैंने मार्जिन जितने स्क्वीज़ कर सकता था वो मार्जिन स्क्वीज़ किए, और एक काफ़ी बड़ा गैप में प्राइस, जो फर्स्ट इनिशियल ऑफ़र था फाइनल ऑफ़र तक, काफ़ी बड़ा गैप ले आया। तो उसमें क्या हुआ कि जो वो इम्पोर्टर था, उसे लगा यार कुछ गड़बड़, कि शायद ये मेरे को सेम क्वालिटी नहीं देने वाला है, और उसने मुझे वो डील दिया ही नहीं। आज शायद 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, मैं उस कस्टमर को आज भी क्रैक नहीं कर पाया, क्योंकि शायद मैं उस पर ट्रस्ट नहीं बना पाया। तो ये एक पहला फेलियर था कि आपको अपनी पोजीशनिंग जो है इनिशियल डेज में वो करेक्ट रखनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने प्राइस गिराओ और आपको एक अच्छा कस्टमर मिले। तो क्योंकि आप एक बार एक इमेज जो चला गया वो चला गया। तो आपको अपने आप के भी एक लेवल जो है बिज़नेस में मेंटेन करने की ज़रूरत है कि ये काम मैं कर सकता हूँ और ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। तो फर्स्ट फेलियर इनिशियल डेज में ये था, तब पता नहीं था कि अपनी वैल्यू बनाना कितना ज़रूरी। और सेकंड मिस्टेक कुछ इसी तरह का था। उसमें क्या हुआ कि एक डील को क्रैक करने के लिए मैंने अपने मार्जिन्स को स्क्वीज़ किया, काफ़ी थिन मार्जिन्स में काम किया, डील भी हो गया।
मैंने कुछ एज्यूम किया कि फ्रेट जो है शायद हम $1500 के आसपास जो है वो कर पाएंगे, और बायर इंसिस्ट कर रहा था कि मुझे CIF ही करना है, जबकि उस कंट्री में हम मेजरली जो बिज़नेस कर रहे थे वो FOB बेसिस पे कर रहे थे। तो मैंने फ्रेट एस्टिमेशन जो है वो जो लिया वो काफ़ी थिन मार्जिन पे था। प्रोडक्शन में उसका ब्रांड डेवलप होने में टाइम काफ़ी ज़्यादा चले गया, और ओवरनाइट जो है वो फ्रेट बढ़ गए काफ़ी ज़्यादा। तो इट वॉज अ सेटबैक, लॉस हुआ, और उस लॉस से मतलब मैं अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रहा था कि मैंने एक कंपनी के लिए गलत डिसीजन लिया, और इस डील में प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होना चाहिए था उतना ही शायद हम लोगों को लॉस हुआ। तो ओवर कमिटमेंट कभी नहीं करनी चाहिए। आपको बिज़नेस को देख के, आपको बिज़नेस के लिए हमेशा एक्साइटेड रहना चाहिए, पर कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेना चाहिए जिसके लिए आपको रिग्रेट करना पड़े। तो मैं, जो भी लोग मुझसे इस बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप अपने बिज़नेस के लिए एक रूल बुक लिखो, और कुछ रूल्स ऐसे लिखो जो कोई भी आपकी कंपनी में तोड़ नहीं सकता। तो अगर आपने एक रूल सेट किया है कि मैं FOB बेसिस पे ही बिज़नेस करूँगा, तो वो FOB पे ही रहना चाहिए, आप भी उसको चेंज मत करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कभी वो गलत भी हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर जर्नी में देखें, काफ़ी सारे फेलियर्स हुए जिनसे हमने सीखा, जिससे आज हम इतने सक्सेसफुल भी हुए, मुझे लगता है। नेक्स्ट क्या है कि आप बिज़नेस में कभी भी इमोशंस को मिक्स मत कीजिए। आप अपने बनाए हुए रूल्स को रिस्पेक्ट करें। अब जैसे हम कुछ कंट्रीज़ में काम करते हैं, जिन कंट्रीज़ में आपको CGC से इंश्योरेंस नहीं मिलता, फिर भी आप बिज़नेस करते हैं, और आप उन पार्टनर से काफ़ी सालों से बिज़नेस कर रहे हैं। तो एक इंसिडेंट ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि एक कंट्री में कहीं प्रॉब्लम हुआ। वो कंट्री में जो कस्टमर था वो हमसे काफ़ी सालों से काम कर रहा था, तो सिचुएशन को देखते हुए हमने बिना पेमेंट के उसको रिलीज़ दे दिया, ऑल्दो हम क्रेडिट नहीं कर रहे थे। और दैट वाज अ इमोशनल डिसीजन कि मैं इतने सालों से इससे काम कर रहा हूँ, और ये पैसे तो आ ही जाएंगे, और अनफॉर्चुनेटली वो पैसे आज तक नहीं आए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप बिज़नेस में इमोशंस को मिक्स मत कीजिए। आप रूल्स बनाएं, और रूल्स को ब्रेक भी मत कीजिए। जो आपके बनाए हुए रूल्स हैं आप उनको रिस्पेक्ट करें। और आज की डेट में इन चीज़ों से हमने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी सिस्टम अपनी कंपनी में इनबिल्ड किए, काफ़ी प्रोसेसेस बिल्ड किए, और बिल्ड करते करते आज की सिचुएशन में जो इस लेवल पे पहुंच के मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फेलियर क्या है कि आपने लीडर्स कितने प्रिपेयर किए। तो आज अगर आपने अपना बिज़नेस चलाने के लिए आज भी अगर आपको सारा काम खुद से करना पड़ता है, तो वो आपका सबसे बड़ा फेलियर है। तो इस पोजीशन पे आके मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लीडर्स बनाओ अपने जैसे, और ख़ुद को कैसे अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करेंगे, कैसे पोर्टफोलियो को और बड़ा करेंगे, उस डायरेक्शन में लगाओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स थी सर, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। एंड सर, एक्सपोर्ट बिजनेस बाहर से देखने में तो बहुत ग्लैमरस लगता है जी, लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग बात नहीं करते और आपको लगता है कि आपको बताना चाहिए वो लोगों को? सर लोगों को लगता है आज हमारी जर्नी को देख के कि ये काफ़ी कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, ये काफ़ी ग्लैमरस बिजनेस है, काफ़ी सारे लोगों से मिलते हैं, घूमते हैं। पर डिफ़िकल्ट पार्ट हमारे बिज़नेस में क्या है जो नहीं जानते लोग, वो ये है कि 3 बजे सुबह भी फ़ोन आता है। आधी रात को आप कहीं पार्टी में हैं और आपको आपका क्लियरिंग एजेंट फ़ोन करके कहता है कि कस्टम में आपका कार्गो अटक गया। बायर पेमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट करते हैं, और आपका कभी कंसाइनमेंट जो है किसी कंट्री में रेगुलेशन चेंज हुआ उसकी वजह से वापस भी आता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को शायद बाहर से नहीं दिखती, पर जब वो खुद बिज़नेस में एंटर करते हैं तो समझ में आती है कि यार ये इतना भी ग्लैमरस बिज़नेस नहीं है। सर, आपके एक लिंक्डइन पोस्ट में आपने कंट्री स्पेसिफिक सिस्टम्स के बारे में बात की, जी, तो वो क्या आपने इम्प्लीमेंट किया और उसका कुछ एग्जांपल अगर आप दे सके तो? देखिए, कंट्री स्पेसिफिक सिस्टम से मतलब ये है कि आप कंट्री के कंप्लाइंसेस को कितना ज़्यादा समझते हैं। जैसे कि हम यूरोपियन यूनियन और US की बात कर रहे हैं, तो ये जो कंट्रीज़ हैं आपको नॉर्मल बिजनेस से डिफरेंटली हमेशा हैंडल करने ज़रूरी हैं। इन कंट्रीज़ में जो कस्टमर हैं वो काफ़ी सेंसिटिव हैं। यहाँ पे जो
फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो हमने उसके लिए अपनी कंपनी में टीम अलग की अच्छा। कि इस कंट्री के लिए स्पेसिफिक कंप्लाइंसेस के लिए एक क्वालिफाइड टीम होनी चाहिए जिसकी एक्सपर्टीज़ ये कंट्री ही होनी चाहिए। उस कंट्री में क्या रूल क्या चेंजेस आ रहे हैं वो अपडेटेड होने चाहिए। किसी कंट्री में फ्यूमिगेशन डोसेज को लेके चेंजेस आया, किसी कंट्री में पेस्टिसाइड के लिमिट को लेके चेंजेस आया, तो ये लोग अवेयर होने चाहिए और ये सारे प्रोसेस को एंड टू एंड टैप करेंगे जब तक कस्टमर के पास गुड्स रिसीव नहीं होते। तो हमने ये बिल्ड किया क्योंकि हमने ये देखा था कि जो चैलेंजेस आप जब नॉर्मल एक रूटीन का काम कर रहे हो और आप सारी कंट्रीज़ को एक तरह से हैंडल करते हो, डील करते हो, तो मिस्टेक के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और मिस्टेक लोगों से होती भी है। तो इसके लिए हमने अपनी कंपनी में सिस्टम बिल्ड ये किया कि हम कंट्री एक्सपर्ट जो है उसको प्रिपेयर करेंगे। एंड सर, आपने सेइंग नो टू वॉल्यूम्स दैट डिडंट मेक सेंस के बारे में भी बात की कि ना कहना भी आना चाहिए, जी तो उसको थोड़ा और एलैबोरेट करेंगे? जी, जैसे मैंने एक फेलियर का एग्जांपल ये दिया कि एक बिज़नेस को पाने के लिए मैंने मार्जिन को काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज़ किया, काफ़ी ज़्यादा लो मार्जिन पे एक बिज़नेस करने की कोशिश की। तो ऐसे बिज़नेस का मुझे लगता है कि आपके बिज़नेस को कोई प्रॉफिट नहीं है। आपको अपना फेयर मार्जिन मिलना चाहिए और आपको ऐसी किसी भी डेस्परेट अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में आपको कहीं ना कहीं लॉस देगी या उसमें चांस है कि आपको यहाँ लॉस हो सकता है। तो उन मार्जिन की तरफ मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप भागो जिसमें कोई सेंस ना बने। एवरी डील शुड बी प्रॉफिटेबल। कोई डील ऐसी होती है जहाँ आपको अपने कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए थोड़े कम मार्जिन के लिए काम करना चाहिए, बट वो कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए कभी भी आपके बिजनेस में। करेक्ट। एंड आपने ECGC की भी बात कही थी, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज ECGC इन विद रिस्पेक्ट टू योर राइस एक्सपोर्ट बिजनेस? देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू कि आप किसी से बिज़नेस जब स्टार्ट करते हो तो आप उसको पर्सनली इतना नहीं जानते और आप उस पर कैसे विश्वास कर सकते हो। हमने पास्ट में ये देखा है कि लोग 30% एडवांस आपको पे करते हैं फिर भी फाइनल डिलीवरी लेने से मुकर जाते हैं। तो आपको उस कंट्री पे आपका पोर्ट पे गुड्स हैं और आपका कस्टमर डिलीवरी लेने से मना कर देता है, तो वो आपसे नेगोशिएट करता है कि या तो आप वापस ले जाओ अपने खर्चे पे या तो मुझे आधी कीमत पे दे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि आप अपने से काफ़ी दूर बैठे इंसान के साथ डील कर रहे हो जिसे आप नहीं जानते हो, तो इंश्योरेंस जो है वो आपको एक माइंड में रिलैक्सेशन देता है कि एटलीस्ट समबडी इज़ देयर टेकिंग केयर ऑफ मी। तो मेरा ख्याल है कि ECGC किसी भी एक्सपोर्टर के लिए ये सर्विस को लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर पीस ऑफ माइंड। तो आपके कभी कुछ ऐसे क्लेम्स हुए हैं ECGC? होते हैं, कभी कुछ मेजर नहीं हुआ ऐसा, बट हर साल 1 या 2 केसेस ऐसे आ जाते हैं। तो द क्लेम प्रोसेस एंड ऑल इज स्मूथ? इट इज़ स्मूथ। आपने उसको डॉक्यूमेंट प्रॉपरली किया है तो वो स्मूथ है। अगर आपने उसको डॉक्यूमेंट स्मूथली नहीं किया तो जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस भी लेते हो तो वो भी नहीं मिलता आपको। तो इट इज़ सेम वे। करेक्ट सर। सो इफ समवन इज स्टार्टिंग टुडे, जी, तो उनको क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए? उनके इनिशियल 6 मंथ्स किस में बीतने चाहिए? देखिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा आजकल काफ़ी ज़्यादा कोर्स भी आते हैं जो आपको एक्सपोर्ट बिज़नेस कैसे किया जाए ये सिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फोकस करना है कि पहले आपको प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप राइस का काम कर रहे हो तो राइस में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कौन सी क्वालिटीज़, कुछ रिसर्च ये होनी चाहिए किस कंट्री में बिकती है। फिर आपको उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सीखना ज़रूरी है। फिर जो रेलेवेंट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सर्टिफिकेट बनवाना वो ज़रूरी है। जैसे एक्सपोर्ट के लिए आपको IC में रजिस्टर कराना होता है, IC नंबर चाहिए, अपीडा में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। तो पहले बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप प्रोडक्ट की बेसिक जो नॉलेज है वो कलेक्ट करें। अब मार्केट्स पे सर्वे करें कि किस मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। एक्सपोर्ट करने से पहले उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है वो खुद समझें। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देती है उस पर रिसर्च करें। आपकी जानकारी के लिए वो भी ज़रूरी है क्योंकि वो आपके प्रॉफिट का एक अच्छा मार्जिन बनता है। सो इंडिया का राइस एक्सपोर्ट बिजनेस, लास्ट क्वेश्चन है ये सर मेरा। इंडिया का राइस एक्सपोर्ट बिजनेस नेक्स्ट 4-5 ईयर्स या नेक्स्ट डेकेड क्या स्कोप लग रहा है आपको? देखिए डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि राइस
एक्सपोर्ट जो है इंडिया से काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और मैं नेक्स्ट डेकेड जो एडवाइज़र हैं मेरे फेलो एक्सपोर्टर्स हैं उनको ये दूंगा कि आप बल्क के साथ साथ ब्रांडिंग पे फोकस करो। ब्रांडिंग में पहचान बनाओ कि जैसे जैसे जो है आपके कस्टमर जो हैं आपसे लॉयल रहें, आपको पहचानें और उनको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा राइस बाय करना है। और विद सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेफिनेटली हम भारत का जो ये राइस है उसे सारी दुनिया तक लेके जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि भारत का जो राइस है उसकी एप्रिसिएशन हर तरफ है। लोग जहाँ भी उसको टेस्ट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से एक पॉजिटिव फीडबैक ही आया है। और गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को भी एजुकेट कर रही है, तो हम नई टेक्नोलॉजीज़ जो है इंडिया में ला रही हैं जिससे कि हम और बेहतर प्रोडक्ट बनाने की तरफ जा रहे हैं। और आई थिंक द नेक्स्ट डेकेड इज़ गोइंग टू बी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ बासमती। और इससे देश की इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो थैंक्स अ लॉट pleasure. खुशराज सर फॉर टॉकिंग टू अस एंड होप व्यूअर्स को काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझने मिले होगी विथ रिस्पेक्ट टू राइस एक्सपोर्ट एंड इन जनरल एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है खुशराज सर की तरफ से कि जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो अगर कमेंट करते हैं 1-to-1 कॉल, सो फर्स्ट टॉप 25 व्यूअर्स को जो कमेंट कर रहे हैं उनको एक स्पेशली 5-10 मिनट्स का एक कॉल हम अरेंज करके देंगे खुशराज सर के साथ, जिसमें वो राइस एक्सपोर्ट के बारे में या एक्सपोर्ट बिजनेस इन जनरल है, हाउ टू फाइंड बायर्स हैं, कंट्रीज़ में कैसे एक्सपांड करना चाहिए, ऐसे कॉमन क्वेश्चंस की जानकारी आप सर से ले सकते हैं। सर आई होप इट इज़ ओके विथ यू। यस, इट इज़ डेफिनेटली ओके। और मैं जो हमारे नए फेलो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए कुछ एज अ गाइड काम कर सकता हूँ तो आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि इट इज़ गोइंग बैक टू द कम्युनिटी और हम अपने देश के लिए जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो हमें करना ज़रूरी भी। थैंक्स अ लॉट। सो व्यूअर्स, जिन्हें भी इंटरेस्ट है राइस एक्सपोर्ट में या एक्सपोर्ट बिजनेस इन जनरल, सो आप फटाफट कमेंट कर दीजिए सो दैट आप फर्स्ट 25 में आए एंड वी आपका एक कॉल अरेंज करें सर के साथ। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स अ लॉट सर फॉर थैंक यू।